हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू द इन्वेस्टर्स कम्युनिटी। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं प्लास्टिक पाइप की इंडस्ट्री के बारे में, क्योंकि तीन बड़े ऐसे जायंट काफ़ी बेहतरीन तरीके से लड़ रहे हैं। तो कौन सा सबसे बेहतर है या फिर कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी दे सकता है, ग्रोथ दे सकता है, और किसकी सबसे ज़्यादा कम वैल्यूशन निकल कर आती है, इन स्टॉक्स को तो हम कंपेयर करेंगे ही करेंगे। साथ में हम ये भी देख रहे होंगे कि इंडिया के अंदर इनकी सेल्स कैसी बढ़ रही है। सेकंड पॉइंट में हम ये देख रहे होंगे ग्लोबली इनकी जो डिमांड है वो किस हिसाब से बढ़ रही है। और थर्ड पॉइंट के अंदर हम ये देख रहे होंगे कि मार्केट शेयर किस हिसाब से डिवाइडेड है सेक्टर वाइज। और फोर्थ पॉइंट के अंदर हम ये देख रहे होंगे कि क्या चीजें इस बिजनेस को सबसे ज्यादा इंपैक्ट कर सकती है और इसका बिजनेस को ठप कर सकती है एक तरीके से देखा जाए तो। और लास्टली वीडियो के अंदर हम ये भी देख रहे होंगे कि इन तीनों स्टॉक को कंपेयर करेंगे हम तो कौन सा स्टॉक सबसे बेहतर निकल कर आता है। चलो आज की इस वीडियो को, इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स बिगिन। तो जैसा कि हमने प्लास्टिक पाइप को हर जगह पर देखा है, हमारे घर में हो गया या फिर फार्म पे हो गया, फैक्ट्रीज के अंदर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स के अंदर हो गया, लाइक होम जब भी बनता है, जब भी घर बनता है तो प्लास्टिक पाइप का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर भी हमने सबसे ज्यादा देखा है और ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर भी पाइप्स का इस्तेमाल हमने भर भर कर देखा है। तो ये इंडस्ट्री चुपचाप से इतनी मल्टी बिलियन डॉलर की जो इंडस्ट्री बनती जा रही है, क्या इसके अंदर इन्वेस्टर्स फायदा उठा सकते हैं? चलो आओ बात करते हैं नंबर 1 हमारा पहले पॉइंट के बारे में कि क्या इंडिया के अंदर और डोमेस्टिक सेल्स इसकी बढ़ती जा रही है और किस हिसाब से आने वाले 5-6 साल हमको दिख रहे हैं इसकी सेल्स के अंदर। अगर आप सेल्स के ऊपर एक नजर डालोगे तो ये जो कि यूएसडी 5.25 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री थी 2024 के अंदर, ये आने वाले 6 सालों के अंदर 7.43 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री हो जाएगी। यानी कि अगर इसकी अगर ग्रोथ देखी जाए तो 5.8% CAGR से निकल कर आती है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, जो कि हर साल बढ़ती जा रही है और 5.8% से हर साल इसकी देखने को मिलेगी। हम हमारा नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें कि ग्लोबली अगर इसकी CAGR देखा जाए तो वो किस हिसाब से बढ़ रहा है, तो जैसा कि आपको ग्राफ के अंदर दिख रहा होगा 2024 के अंदर ये इंडस्ट्री 60.46 बिलियन डॉलर की थी। नेक्स्ट ईयर एक साल के अंदर 64.58 बिलियन डॉलर की है और आने वाले कुछ सालों के अंदर यानी कि देखा जाए तो 8 से 9 सालों के अंदर 2034 तक ये इंडस्ट्री 116.17 बिलियन डॉलर की हो जाएगी, जो कि 6.75% CAGR से हर साल बढ़ती जा रही है। अब यहां पर आगे वीडियो में बढ़ते हुए थर्ड पॉइंट की बात करते हैं कि किस हिसाब से मार्केट शेयर बटा हुआ है सेक्टर वाइज। सबसे पहला देखा जाए तो बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर, यानी कि जहां पर भी घर बनते हैं, फ्लैट्स बनते हैं, मकान बनते हैं, वहां पर प्लास्टिक का इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मार्केट शेयर निकल कर आता है 41% का। वहीं पर एग्रीकल्चर के अंदर देखा जाए तो 28% का निकल कर आता है, क्योंकि जहां जहां भी लाइक इरिगेशन की जहां भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है किसानों के लिए, जितना भी पानी वानी पहुंचाना है, हर जगह पर वाटर इरिगेशन का काम करना है, वहां पर प्लास्टिक के पाइप्स यूज किए जाते हैं। तो 28% इसका मार्केट शेयर देखा जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। वहीं पर ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर देखा जाए तो 24% का निकल कर आता है। बाकी अदर सेक्टर के अंदर 7% से भी इस चीज को मार्केट शेयर डिवाइड है इसका। तो ये तो हमने मार्केट शेयर डिवाइड का देख लिया कि कहां कहां पर प्लास्टिक पाइप यूज हो रहे हैं, कौन कौन से सेक्टर में यूज हो रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पर यह बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के अंदर कि क्या ऐसी चीजें हैं जो इस इंडस्ट्री को, इस बिजनेस को इंपैक्ट कर सकती है। सबसे पहले निकल कर आता है क्रूड ऑयल। जी हाँ, अभी हमने देखा है कि पिछले कुछ महीनों से जो वॉर चल रही थी वो वॉर अब ठंडी तो हो चुकी है, लेकिन उस वॉर से क्रूड ऑयल को इंपैक्ट होता है, क्योंकि हम बाहर कंट्री से क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं और क्रूड ऑयल के ऊपर जो भी इतना भी इंपोर्ट टैक्स लगता है उसके हिसाब से चीजें महंगी होती जाती है। लेकिन इस फिटिंग पाइप इंडस्ट्री के बारे में, यानी कि इस प्लास्टिक पाइप इंडस्ट्री के अंदर क्रूड ऑयल का कैसे यूज होता है उसको आपको थोड़ा सा इजीली वे में समझा देता हूं। कंपनी जब भी PVC पाइप को बनाती है, यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड जो केमिकल आता है उससे प्लास्टिक के पाइप बनते हैं। और पॉलीविनाइल क्लोराइड को बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्रूड ऑयल को प्रोसेसिंग करना पड़ता है, रिफाइनमेंट करना पड़ता है और उससे इथिलीन निकलता है और इथिलीन को यूज कर ही पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाया जाता है। यानी कि अगर आपको देखा जाए तो प्लास्टिक पाइप के अंदर अगर कुछ रॉ मटेरियल है तो उस रॉ मटेरियल की अगर प्राइस बढ़ेगी, हमको बाहर कंट्री से बढ़ी हुई मिलेगी, तो PVC पाइप्स की भी प्राइस बढ़ जाएगी, जिससे कि इस मार्केट इंडस्ट्री में इफेक्ट कर सकती है वो चीजें। और निकल कर आता है टेक्निकल एडवांसमेंट। अगर कंपनी एक ही तरह के पाइप बना बनाकर काम करती रहेगी तो फिर वो बिजनेस नॉर्मली एक ही पॉइंट पर बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर उसी के अंदर पाइप्स के अंदर इनोवेशन होता रहेगा, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल दूं एस्ट्रल पाइप्स के अंदर, पहले कंपनी सिर्फ PVC पाइप्स बनाया करती थी पॉलीविनाइल क्लोराइड के अंदर, जिसके अंदर कोल्ड वाटर और इसी हिसाब से वाटर जाया करता था। लेकिन एस्ट्रल पाइप्स ने एक नया इनोवेशन किया और CPVC पाइप्स निकाला, जहां पर कोल्ड वाटर के साथ साथ आप हॉट वाटर को भी इधर से उधर पहुंचा सकते हो, ट्रेवल
करवा सकते हो। तो इस हिसाब से जब जब इसके अंदर इनोवेशन होती जाएगी, नए नए तरह के पाइप आते जाएंगे, तो कंपनीज के बिजनेस में भी फायदा होता जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं लास्टली कि तीनों स्टॉक्स में से कौन सा स्टॉक बेहतर होने वाला है। अगर आप इसको मार्केट करेक्शन के हिसाब से देखोगे तो सुप्रीम इंडस्ट्री का स्टॉक भी काफी अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है, एस्ट्रल पाइप्स का स्टॉक भी काफी अच्छा करेक्ट हुआ है और फिनोलेक्स इंडस्ट्री भी काफी अच्छी करेक्ट दिखाई दे रही है आपको। लेकिन सबसे बड़ी अगर मार्केट कैप के बारे में बात करी जाए तो सुप्रीम इंडस्ट्री की निकल कर आती है 43,843 करोड़ की मार्केट कैप है, यानी कि लार्ज कैप कंपनी है। वहीं पर इसकी पी रेशियो 42 के हिसाब से निकल कर आती है। आरओई और आरओसी रिटर्न भी काफी अच्छा निकल कर आता है। लेकिन अगर इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू देखोगे तो आप ये 8 टाइम्स सबसे ज्यादा महंगी निकल कर आती है। इसके प्राइस टू बुक वैल्यू 8 टाइम महंगी है। कंपनी के ऊपर कोई भी डेट नहीं है, लेकिन इसकी जो सेल्स की ग्रोथ है वो काफी स्लो है और गुड निकल कर आती है। चलो अब बात करते हैं एस्ट्रल पाइप्स के बारे में सेकंड नंबर पर, जो कि ये कंपनी भी लार्ज कैप निकल कर आती है। 34,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। प्राइस टू बुक वैल्यू 125 रुपीज की आती है, यानी कि 10 टाइम्स महंगी है ये कंपनी। और इसकी पी रेशियो 66 पे चल रही है, यानी कि ये कंपनी बहुत ज्यादा वैल्यूएशन के हिसाब से महंगी दिखाई दे रही है। आरओई आरओसी रिटर्न भी काफी अच्छा है, लेकिन इसकी कंपाउंडेड अगर आप हर क्वार्टर की सेल्स देखोगे तो बिल्कुल फ्लक्चुएशन नहीं दिखेगा। हर क्वार्टर के अंदर इसकी सेल्स बढ़ती जा रही है और इसके प्रमोटर भी सेफ दिख रहे हैं। एफआई इसके अंदर स्टेक गुड कैटेगरी के अंदर रखकर चल रही है और डीआई इसके अंदर स्टेक को बढ़ाती जा रही है। अब देखो ये एस्ट्रल पाइप्स को सबसे अच्छा अगर इस कंपनी को आगे कोई ले जा रहा है तो उसकी मार्केटिंग लेवल ले जा रही है। 4 से 5% जो कंपनी का रेवेन्यू है वो सिर्फ मार्केटिंग के अंदर निकल जाता है। मार्केटिंग कंपनी काफी ज्यादा अच्छी तरीके से कर रही है, तभी इस कंपनी के ऊपर ना तो डेट है, और अगर इस कंपनी के डेटर डेज देखे जाएंगे तो काफी कम निकल कर आते हैं। यानी कि जब भी कंपनी सामने वाली पार्टी को माल बेचती है तो 24 दिन के अंदर ही पैसा वापस जल्दी आ जाता है। और डीलर भी इसके यार 2,29,000 से भी ज्यादा है इंडिया के अंदर और 3300 डिस्ट्रीब्यूटर्स है। लेकिन अभी हमने पिछली कंपनी की बात करी तो उनके डिस्ट्रीब्यूटर 6,000 थे, यानी कि उस कंपनी 2x है ये कंपनी सुप्रीम इंडस्ट्री एस्ट्रल पाइप से। वहीं पर अब यहाँ पर थर्ड इंडस्ट्री निकल कर आती है फिनोलेक्स इंडस्ट्री, जो कि सिर्फ पीवीसी पाइप्स बनाती है। इसकी मार्केट कैप 11,000 करोड़ की, यानी कि मिड कैप के अंदर आती है कंपनी। वहीं पर इसकी पी रेशो काफी लेस निकल कर आती है 23 के आसपास, यानी कि वैल्यूएशन के हिसाब से देखोगे तो कंपनी फिनोलेक्स इंडस्ट्री काफी अच्छी निकल कर आती है। अब फिनोलेक्स पाइप के अंदर देखो इसके जो डीलर है वो सिर्फ 900 निकल कर आते हैं और इसके रिटेलर्स जो है वो 30,000 निकल कर आते हैं, जो कि कंपनी काफी छोटी है तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो भी काफी छोटा है। डेट इसके ऊपर भी नहीं है, लेकिन इस कंपनी का आरओई और आरओसी रिटर्न काफी लो निकल कर आता है। प्रमोटर इसके अंदर सेफ है, एफआईएस का स्टेक इंक्रीज होता जा रहा है और डीआईएस का स्टेक भी इसके अंदर सेफ दिखाई दे रहा है। वैसे तो हम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं है, तो हम यहाँ पर आपको ये नहीं कह सकते कि आपको कौन सा स्टॉक लेना चाहिए और नहीं लेना चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमने सिर्फ डेटा के अकॉर्डिंग ये चीज देखी है कि क्या चीजें इस कंपनी को किस हिसाब से डिवाइड करती है, ग्रोथ के हिसाब से, स्टेबिलिटी के हिसाब से और लास्टली वैल्यूएशन के हिसाब से। बाकी लास्टली डिसीजन आपका है कि आपको किसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है। बाकी अगर वीडियो के अंदर कुछ भी खराब लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना, दोस्तों और शेयर करना। बाकी चैनल बनाए तो सब्सक्राइब करके जाना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।